नमस्कार। शानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस वेबिनार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, आज का जो विषय है वेबिनार का बहुत ही दिलचस्प है और बहुत विवादित भी है। विषय है गंभीर साहित्य बनाम लोकप्रिय साहित्य। विवादित इसलिए है कि हिंदी साहित्य में इन दोनों तरह के साहित्य के बीच में एक बड़ी गहरी विभाजन रेखा खींची हुई है और रेखा के दोनों ओर के लोग एक दूसरे को फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करते हैं। एक पक्ष मानता है कि लोकप्रिय साहित्य या जिसे लुब्बी साहित्य भी कहा जाता है, दरअसल घटिया किस्म का साहित्य है जो पाठक की चेतना को जगाने के बजाय सुलाता है, उनकी रुचियों को परिष्कार करने के बजाय उन्हें बिगाड़ता है। ये यथार्थपरक रचनाओं के जरिए अपनी संवेदनाओं को समृद्ध करने के बजाय अपराध और रोमांस की एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है और उनका विकास, मानसिक विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि सस्ता और सुलभ होता है, इसमें हल्के फुल्के मनोरंजन की गुंजाइश होती है, इसलिए खूब बिकता है, खूब पढ़ा जाता है। आपने कर्नल रंजीत, ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक, गुलशन नंदा, रानू और प्रेम वाजपेयी आदि के उपन्यासों को रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर बिकते देखा होगा। ये उपन्यास आमतौर पर लोग चोरी छिपे पढ़ते हैं, सार्वजनिक रूप से पढ़ने में थोड़ा सा कतराते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, वो कहता है कि लोकप्रियता को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, उसे नकारा नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। जिन उपन्यासों को लाखों लोग पढ़ रहे हो, उन्हें चेतना विहीन ठहराना सरासर गलत होगा। वास्तव में गंभीर पाठक इसी साहित्य को पढ़कर गंभीर साहित्य की ओर जाता है। इस पक्ष की एक और शिकायत है, वो ये है कि अंग्रेजी के लेखकों मसलन सिडनी शेल्डन, आगाथा क्रिस्टी, गार्डनर, जेफरी आर्चर को इस तरह से नहीं देखा जाता है जिस तरह से हिंदी में ये जो लोकप्रिय साहित्य लिखने वाले हैं उनको देखा जाता है। उन्हें ज्यादा सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। लोकप्रिय उपन्यासों और लेखकों को हिंदी में एक तरह से अछूत माना जाता है, अछूत की तरह उनसे व्यवहार किया जाता है। एक बड़ी विडंबना यह है कि जो गंभीर लेखक हैं वो चाहते हैं कि वो खूब लोकप्रिय हों, उनकी शोहरत बढ़े और लोकप्रिय लेखकों की तरह उन्हें भी जाना पहचाना जाए, उन्हें भी वैसी ही दौलत मिले। और दूसरी तरफ जो लोकप्रिय साहित्य लिखने वाले लोग हैं उनको लगता है उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और जाहिर है कि बराबरी का दर्जा भी मिलना चाहिए। तो सवाल उठता है कि ये जो खाई है, क्या ये वास्तविक खाई है? क्या ये होनी चाहिए? क्या सचमुच में इन दोनों तरह के साहित्य में बड़ा भारी अंतर है, या हमने ये जो विभाजन रेखा खींच रखी है तो क्या वो सही है? तो इस मुद्दे पर हम लोग आज बातचीत करेंगे विस्तार के साथ। हमारे साथ बहुत ही लोकप्रिय साहित्य के भी और गंभीर साहित्य के भी जाने माने हस्ताक्षर मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मोहन पाठक हैं, आप सब उनसे परिचित हैं, राम शर्मा जी हैं और कंवल शर्मा जी हैं। आप तीनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हिंदी की मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं। मनीषा जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ लोकप्रिय साहित्य के प्रकाशक शौर्य जैन भी जुड़ चुके हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र मोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि क्या आपको लगता है की परिभाषा के तहत जो अच्छी साहित्य की परिभाषा होती है वो आपके अपनी परिभाषा क्या है, और उसके तहत क्या आप जो लेखन करते हैं या लोकप्रिय साहित्य जो लिखा जाता है उसमें पूरी तरह से फिट बैठता है क्या? लगता है पाठक जी आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? नहीं सुनाई। तो ये सवाल मैं दोहराता हूँ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो, नहीं तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। सवाल मेरे से है? जी, आपसे मैं सवाल कर रहा था। हाँ, कि जो साहित्य की, अच्छे साहित्य की परिभाषा होती है वो आपकी अपनी परिभाषा क्या है, और उसमें अगर लोकप्रिय साहित्य को जोड़कर देखा जाए उस साहित्य परिभाषा के तहत तो वो कहाँ से
गंभीर या लोकप्रिय दिखती है? ये अच्छा साहित्य जो आपने कहा उसकी परिभाषा पूछ रहे हैं। ये फैसला कौन करता है साहित्य कैसा है, अच्छा है कि खराब है? लिखने वाला खुद ही फैसला कर लेता है ना। मतलब इसके स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है? कि किसी ने साहित्यकार ने एक किताब लिखी तो वो खुद ही फैसला कर लेता है कि ये अच्छे साहित्य में शामिल है, चाहे उसका कोई रीडर ना हो, चाहे उसके कोई पूछ ना हो सकती हो। तो ये वर्ड ही गलत है। अच्छा साहित्य से क्या मतलब है आपका? जो लिखा जा रहा है वो अच्छा है, आपको नहीं अच्छा लगता है आप ना पढ़ो। टीवी पर 1000 चैनल आते हैं, आप सारी देखते हैं? सारी देखते हैं? नहीं देखते हैं ना। तो फिर जिनको देखते हैं उनको आप नेचुरली मान लेते हैं कि ये ज्यादा मनोरंजक है, ज्यादा अच्छी है। ऐसे ही बंदा एक किताब सारी जिंदगी में एक किताब लिखता है और वो कहता है मैं साहित्यकार हूँ। एक कहा मैंने, एक किताब के दम पर दोबारा कभी कोई नहीं लिखा। मैं मिस्ट्री राइटर हूँ। मैं जिसको आप अच्छा साहित्य कहते हो, मैं एक किताब लिखूं वैसी और छप भी जाए तो आप मुझे साहित्यकार मानने लग जाओगे। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन ही गलत है। आप कहते हो लोकप्रिय साहित्य, क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जो बाकी छपता है वो अलोकप्रिय है, वो लोकप्रिय नहीं है, उसकी कोई पूछ नहीं, कोई पसंद नहीं किसी रीडर के। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन ही गलत है। देखो, आप साइंस फिक्शन लिखें तो ठीक है, आप हिस्टोरिक नॉवल लिखें तो जायज है, आप माइथोलॉजिकल लिखें तो किसी को कोई परेशानी नहीं। मैं स्टोरी लिखूं तो फोकस में, ये गलत है, ये नाजायज है, ये नहीं होना चाहिए। रीडर को इससे क्या मिलता है? आप कौन होते हैं ये पता करने वाले? रीडर रीडर जानता है, उससे पूछिए भी तेरे को क्या मिलता है, वो बताएगा क्या मिलता है। जी पॉपुलैरिटी जो होती है, मनमोहन जी, लेकिन ये जो देखो भी मेरे को साहित्य की मेरे को परंपराएं हैं, जी बात पूरी करने दो मेरे को। जी जो पॉपुलैरिटी है, जो आप लोकप्रियता जिसको कहते हो, ये कोई बाजार की बिकाऊ आइटम नहीं है कि आप खरीद के जेब में रख। पॉपुलैरिटी अर्न करनी पड़ती है, आने के लिए जो जानमारी करना पड़ती है वो साहित्यकार करते हैं। एक किताब लिख के पाँच पाँच साल नाचते हैं, बगल में दबा के फिरते हैं, तब जाके उनको सुध आती है कि दूसरी भी लिखनी है। राइटर ऐसा होता है। आधे राइटर आज की तारीख में जो छप रहे हैं वो वन टाइम राइटर है, उन्होंने दोबारा किताब नहीं लिखनी। तो फिर ये क्या क्या ये सारी इस किस्म का ये आडंबर बनाने का क्या फायदा हुआ? तो ये किताब लिख के इम्पोर्टेंट है, SM पाठक 300 किताब लिख के इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कैसा भेदभाव है? ये नहीं होना चाहिए। जी जी। मैं मनीषा जी आपके पास आ रहा हूँ। भेदभाव की बात हो रही है और पहला सवाल तो ये है कि कौन तय करेगा कि कौन अच्छा साहित्य है और कौन हल्का साहित्य है? तो साहित्य की जो परंपराएं रही है उसमें अच्छे और बुरे साहित्य का विभाजन भी है, उसके मानदंड भी तय किए गए हैं। तो मनीषा जी, क्या उन मानदंडों के हिसाब से फैसला नहीं हो रहा है, या ये जो जैसा अभी पाठक जी ने कहा कि एक किताब लिखकर कोई कहता मैं साहित्यकार हूँ? तो मनीषा जी, मैं आपसे चाह रहा हूँ कि एक आप अच्छे और लोकप्रिय साहित्य के बारे में जो आपकी अपनी परिभाषा है, हम जिससे तय करती हैं, वो क्या है बताइए। बिल्कुल मुकेश जी, निस्संदेह लोकप्रिय साहित्य और जैसा कि पाठक जी ने कहा कि हम या हिंदी के गंभीर साहित्यकार एक किताब लिख के बैठ जाते हैं, ये सत्य नहीं है। रांगे राघव ने 100 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और बहुत गंभीर लेखन किया है। प्रेमचंद ने बहुत गंभीर लेखन किया, बहुत सारी किताबें लिखी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग समय लगाते हैं। हम एक साल में 5 किताब नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन एक साल में अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं, 2 साल में एक किताब तो प्रोड्यूस करते हैं। यही जो फर्क है लोकप्रिय साहित्य और गंभीर साहित्य में, कि वहां पे बार बार रूढ़ियां बार बार आती हैं। जैसे कि बार बार वही रोमांस, वही चीजें आती हैं, वही साहित्यिक और अपनी रूढ़ियों को दोहराता है लोकप्रिय साहित्य। वहां मौलिकता का अभाव होता है और वहां शैल्पिक विधान की कोई जरूरत नहीं होती।
तो बहुत सारी ये मापदंड, दरअसल मैं अगर अपने बचपन से शुरुआत करूं तो मैंने भी गुलशन नंदा को पढ़ा, मैंने भी सुरेंद्र मोहन पाठक जी को भी पढ़ा, कर्नल रंजीत और ये सब चीजें पढ़ी। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने आगे फिर शिवानी, आचार्य चतुर सेन, उनसे और आगे बढ़ के फिर जब हमने और गंभीर साहित्य को पढ़ना शुरू किया, निर्मल वर्मा, तो मुझे लगा कि फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं हुई। तो मुझे क्या लगता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाठक डिसाइड करता है कि उसे क्या पढ़ना है। जरूरी नहीं है हर पाठक फिजिक्स पढ़े ही पढ़े, या सादा फिजिक्स पढ़ के वो बिल्कुल परमाणविक भौतिकी पढ़ने चला जाए। तो ये पाठक की चॉइस पे निर्भर करता है कि उसकी पसंद क्या है। तो बिल्कुल ये डिमार्केशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस डिमार्केशन में भी बहुत सारे स्तर हैं, इतने सारे स्तर हैं कि आप कई बार लोकप्रिय और साहित्यिक दोनों मिश्रण होते हैं। जैसे कि आप आचार्य चतुर सेन को ले, विमल मित्र को ले, तो वही मैं जो बार बार ये सोचती भी रही कि मेरा भी एक डेवलपमेंट लोकप्रिय साहित्य से गंभीर साहित्य की ओर हुआ। लेकिन एक और सवाल उठता है, क्या गंभीर साहित्य से आप वापस लोकप्रिय साहित्य की ओर लौटते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई लौटता होगा। और एक और बात ये है कि अगर आप सामाजिक गंभीर मुद्दों को लें या राजनीतिक मुद्दों को लें या ऐसे मुद्दे जो समाज को सीधे सीधे फर्क डालते हैं, उन मुद्दों की कमी तो होती है लोकप्रिय साहित्य में। वहां पे आपको वैचारिक विमर्श नहीं मिलता। तो जिन लोगों की भूख वैचारिकी को लेके होती है, न केवल मनोरंजन को, तो निसंदेह धीरे धीरे गंभीर साहित्य की तरफ जाते हैं और पाठक की चॉइस सबसे पहले होती है। और गंभीर और अगंभीर के बीच में इसमें निसंदेह, जैसा कि पाठक जी ने कहा कि आप कौन होते हैं तय करने वाला, ये पाठक तय करेगा कि उसकी पसंद क्या है। तो ठीक है, अगर पाठक अगर ग्रो करता है तो वो गंभीर साहित्य की तरफ जाता है, अगर वो ग्रो नहीं करता और उसको उसी मनोरंजन में अपना निर्वाण दिखाई देता है तो वो वहीं तक रहता है। तो ये तो बात है कि रूढ़ी नहीं तोड़ता लोकप्रिय साहित्य, मनीषा जी, आपके कई सवाल उठे, इस पर एक एक करके आते हैं हम, विमर्श नहीं प्रस्तुत करता। जी, एक एक करके आते हैं। मैं परशुराम जी के पास जा रहा हूँ। परशुराम जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ जो अभी मनीषा जी ने उठाया कि जो लोकप्रिय साहित्य है वो एक तरह का फार्मूला बद्ध साहित्य है, वही चीजें बार बार रिपीट होती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होते हैं, आविष्कार नहीं होते हैं, शिल्प, भाषा, कथ्य के स्तर पर। और इसीलिए जो फर्क मुंबईया फिल्मों और समानांतर सिनेमा में हो जाता है, वही यहाँ पर जाकर आपको लोकप्रिय और जो गंभीर साहित्य, इसके बीच फर्क पैदा होने लगता है। तो ये फर्क आप देख पाते हैं क्या? क्या आप मानते हैं कि लोकप्रिय साहित्य में बहुत फार्मूलाबद्ध है, एक ही तरह का प्रोडक्शन, जैसा कहा कि मनीषा जी ने कहा कि हम एक उपन्यास को लिखने में 1, 2, 3, 4 साल लगाते हैं, और यहाँ एक इंडस्ट्री के तौर पर लोकप्रिय साहित्य एक फैक्ट्री की तरह चलता है जिसमें हर साल 5-7 उपन्यास एक लेखक लिख डालता है। देखिए, मैं इसके लिए एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। छोटी सी एक घटना है। कृष्ण चंद्र जी एक साहित्यकारों की मीटिंग बुलाना चाहते थे एक सेमिनार के लिए, और इत्तेफाक से जो लोग इनविटेशन भर रहे थे उनमें गुलशन नंदा भी बैठे हुए थे। तो गुलशन नंदा जी ने इनविटेशन में अपना नाम लिख दिया। तो जब उन्होंने अपना नाम लिखा, कृष्णचंद्र जी के सामने पहुंचा, कहने लगे यार देखो, वो तो ये गुलशन नंदा कहाँ से आ गए, मैं साहित्यकारों की मीटिंग बुला रहा हूँ। तो गुलशन नंदा कोई साहित्यकार है क्या? तो गुलशन नंदा उठ खड़े हुए, उन्होंने जवाब दिया, जी जब आप हावड़ा ब्रिज लिखते हो तो फ्लॉप होती है, और जब गुलशन नंदा नील कमल लिखते हैं तो हिट होती है। बस ये फर्क है आप में मुझमें। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि एक पिंजरा होता है जो कैद होता है, कुछ पिंजरे कैद होते हैं, कुछ पिंजरे उड़ान भरते हैं। जो उड़ान भरते हैं वो हर घर तक पहुंच जाते हैं, हर दुकान तक पहुंच जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। और जो पिंजरे कैद होते हैं वो लाइब्रेरियों में सिमट जाते हैं। मैं ये नहीं मानता कि हम जो लिखते हैं उसका रिपीटेशन करते हैं। अगर हम रिपीटेशन कर रहे हो तो हमें कौन पूछेगा, कौन पढ़ेगा? कोई भी नहीं पढ़ेगा।
आप पाठक साहब के हो, मेरे हो, किसी भी राइटर की कोई किताब है, वो कभी रिपीट करता ही नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं हम वही बात रिपीट करते हैं, वही बात रिपीट करते हैं? हाँ, एक एंगल जरूर होता है राइटर का। क्राइम फिक्शन लिखने वाले का एक एंगल होगा। जो सोशल ड्रामे लिखते हैं, जैसे कि रानू हुए, गुलशन नंदा हुए, राजहंस हुए, बेस्ट राइटर, आप उनको पढ़िए तो महसूस होगा कि वाकई जो है ये जनमानस की हर 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 दिल तक पहुंचने वाले लेखक हैं, जो हर दिल में अपनी जगह पर। ऐसे ही नहीं है 5-5 लाख बिकते हैं, ऐसे ही नहीं जो लोग इनके दीवाने हैं। मैं आपको अपनी अपनी छोटे से बचपन की घटना बताता हूँ कि रात को 11 बजे रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था, इसलिए कि एस व्हीलर की डिलीवरी आती थी स्टॉल पर, और जासूसी दुनिया जिसमें कि इब्ने सफी टॉप में थे उस वक्त, जो सबसे, मैं उनको प्रारंभिक क्राइम का लिखने वाला राइटर मानता हूँ, जासूसी। तो वो उस किताब को तलाश करने वाला एक 8वीं-9वीं क्लास का बच्चा स्टेशन पे 11 बजे पहुंच जाता था, इसलिए कि पहली किताब मैं खरीदूं। तो ऐसी दीवानगी भी हमने देखी है। लेकिन ये दीवानगी तो सलमान खान की फिल्मों के लिए भी होती है। अभी आप भीड़ टूट पड़ती है, लेकिन सलमान खान की फिल्में मनोरंजन के स्तर पर बहुत अच्छी होती होंगी, लेकिन अगर आप जो सिनेमा है उसके जो विधान है उसमें अगर उसको कस के देखते हैं तो पाते हैं कि वो कहीं नहीं टिकती है, आती है, मनोरंजन करके गायब हो जाती है, कोई याद नहीं रखता हूँ। हाँ, एक बार रिपीट कीजिए, मेरा सवाल नहीं पाया। मैंने आपने कहा कि लोग प्रतीक्षा करते हैं इस तरह की किताबों की, उपन्यासों की, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की फिल्में भी हिट होती हैं, वहां भी उसी तरह से भीड़ लगती है, वहां भी लोग ब्लैक में टिकट लेकर फिल्में देखते हैं, लेकिन सलमान खान की फिल्मों को मनोरंजन के स्तर पर तो ठीक है, लेकिन गंभीरता के स्तर पर कोई गंभीर मुद्दा उठा रहा हो, सामाजिक समस्या को उठाकर उसकी कोई पाठक की या दर्शक की संवेदनाओं का विस्तार कर रहा हो, उसकी चेतना को जगा रहा हो, ऐसा नहीं करते हैं सलमान खान की फिल्म। तो ये जो लोकप्रिय साहित्य है उसमें बड़ा हिस्सा, आपने ठीक कहा कि कुछ अच्छी चीजें भी लिखी जा रही होंगी, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है वो इसी तरह का है। नहीं, सलमान खान ठीक है उस तरह के करते हैं, लेकिन हम आपके हैं कौन में कुछ और किरदार भी करते हैं। ये आर्टिस्ट, वो एक्टर है, तो एक्टर तो अपनी भूमिका निभाएगा कि वो उसको जो कैरेक्टर मिलेगा उसको प्ले करेगा। तो फिल्म इंडस्ट्री ने इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक आर्ट मूवी कर दिया, एक सिंपल मूवी कर दिया। तो आर्ट मूवी, अगर कोई कहेगा सलमान जी आपको आर्ट मूवी में काम करना है और उनको सब्जेक्ट पसंद आएगा तो काम करेंगे ना, तो फिर अब इसमें ये अंतर कहाँ से आ गया कि वो सलमान खान की मूवी भी जो है वो तो एक्टर है, किसी में काम कर सकता है, हर जगह है, ये विभाजन हर जगह है, मैं यही कह रहा हूँ, ये विभाजन आपको हर जगह मिलेगा। अभी पाठक जी ने कहा कि इतने सारे चैनल हैं, उन चैनलों में आप कौन सा देखते हैं ये आप पर है, लेकिन वहां भी अच्छे और बुरे चैनलों का विभाजन है। कुछ चैनल हैं जो दिन रात जहर उगलते रहते हैं, कुछ चैनल हैं जो शाइस्तगी के साथ, शालीनता के साथ तथ्यों को सामने रखते हैं। तो ये फर्क आ जाता है, और यही फर्क हम हर जगह देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा गंभीर है, कौन सा जिम्मेदार है और कौन सा गैर जिम्मेदार है, या लोकप्रियता पाने के लिए या धन कमाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो पाठक जी जो बोल रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल एक हकीकत है कि ये देखने वाला या पढ़ने वाला तय करता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। एक्चुअल में हमारे समाज में एक चीज विकृति है, कुछ भी कह लीजिए उसको, कि जब बच्चा कोई मतलब ये नॉवेल पढ़ता है, जिसको हम नॉवेल कहते हैं, उपन्यास जिसको बोल रहे हैं, तो उसको घर वाले उसको डांटते थे, तो वो क्या करता था, फिजिक्स और केमिस्ट्री की मोटी मोटी किताबों के बीच में वो पतली किताब रखता था, और देखने वाले समझते फिजिक्स पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ता वो नॉवेल था। तो ये जो सामाजिक वो है दृष्टिकोण है, ये सामाजिक दृष्टिकोण है एक। अच्छा, दूसरी बात है इसमें विशेष एक चीज है कि ये तो यकीनन सच है कि जो जिनको हम साहित्यकार बोलते हैं उनकी लैंग्वेज, उनकी शब्दावली, उनकी ग्रामर, उनकी वो उस रूप से बहुत प्रॉपर होकर के चलते हैं। हम लोग इसमें ज्यादा वो फर्क नहीं महसूस करते, हम किन्हीं भी शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं और हो सकता है हमारी ग्रामर में भी मिस्टेक हो, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन इसका पैमाना ये नहीं कि हमको साहित्यकार माना जाए, उनको साहित्यकार माने, एक दीवार खड़ी कर दी जाए। ये दीवार खड़ी करने वाले
ये खाली एक एकेडमिक अवार्ड, ये छोटी मोटी चीजें इन्होंने ये दीवार खड़ी की हुई है। मैंने बताया ना, जो किशन चंद्र कहते हैं कि गुलशन नंदा राइटर नहीं है, गुलशन नंदा कहते हैं भाई तू कहाँ से राइटर है, भाई तो राइटर तो मैं हूं। तो ये फर्क जो आया है वो विशेषकर लैंग्वेज से नहीं आया है, तो शब्दावली में थोड़ा बहुत जो आता है ना कि हम जो उनको पढ़ने लगते हैं तो हमको एक अलग से होता है, तो आदमी का मानसिक वो स्तर बदलता है। अच्छा, मानसिक स्तर बदलता है तो उसका एक स्तर बन जाता है पढ़ने का कि भाई मुझे तो सिडनी शेल्टन पढ़ना है, या मुझे जो है आर्थर कॉनन डॉयल पढ़ना है, या मुझे क्या पढ़ना है, या सुरेंद्र पाठक पढ़ना है। उसका एक मानसिक वो बन जाता है दृष्टिकोण। लेकिन इसमें ये कोई फर्क नहीं है कि वो दृष्टिकोण में एक अच्छी किताब मिल जाए। हम लोलिता भी पढ़ लेते हैं, लोलिता तो शुरू में बैन हो गई थी, बाद में पॉपुलर हो गई। तो ये कोई चीज नहीं है, तब ये अपना अपना दृष्टिकोण होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इस पसड़े में नहीं पढ़ना चाहिए कौन साहित्यकार, जिसने लिख दिया, जिसकी रचना छप गई, वही साहित्यकार है भाई। जी, मैं कमल शर्मा से सवाल करूंगा कि जैसा अभी मनीषा जी ने कहा कि हम सब लोग शुरुआत इसी लोकप्रिय साहित्य से करते हैं। हमने भी कर्नल रंजीत, ओम प्रकाश शर्मा, गुलशन नंदा को शुरू में पढ़ा, और फिर धीरे धीरे जब हम गंभीर साहित्य के संपर्क में आए तो धीरे धीरे उसमें उसकी आदत लगती गई, और फिर हमें इस साहित्य की जरूरत नहीं पड़ी। तो कमल शर्मा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या लोकप्रिय साहित्य की भूमिका लोगों में पढ़ने की रुचि पैदा करता है लेकिन उसके आगे नहीं ले जाता है? तो ये उसकी एक भूमिका है जिसको स्वीकार किया जाना चाहिए एक सीढ़ी के तौर पर। कमल शर्मा जी। जी सर, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ जो अभी आपने बोली है, और मैं मनीषा जी की कुछ बातों को भी सेकंड करूंगा। लेकिन मेजरली मेरा यही मानना है जो अभी आपने बोला कि जो लोकप्रिय साहित्य होता है बेसिकली ये प्रथम सीढ़ी है, ये पहला लैडर होता है जिससे किसी भी पाठक का इंट्रोडक्शन होता है। तो एक बार जब उसका परिचय होता है और फिर ग्रेजुअली अपनी उम्र के साथ वो बढ़ता है, और फिर उसका जो टेस्ट है वो जब बदलता है, तब वो गंभीर साहित्य या जिसे हम उत्कृष्ट साहित्य कहते हैं उस तरफ चला जाता है। बिल्कुल ठीक बात है कि जो लोकप्रिय साहित्य है उसकी इस बेसिक नेसेसिटी को नकारा नहीं जा सकता। इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, जिसे उत्कृष्ट या लोकप्रिय साहित्य कहा जाता है, उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। बहरहाल इससे अलग हटकर इससे इतर मैं कुछ और भी इसमें जोड़ना चाहूंगा। दरअसल हिंदी भाषा की ये बदकिस्मती है कि इस तरीके का विभाजन हमें देखने को मिलता है। अगर आप दक्षिण में बंगाल में जाएं, अगर आप बंगाली भाषा में देखें तो वहां हम इस तरीके का कोई भी डाइवर्जन नहीं देखते, हम इस तरीके का कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं देखते हैं कि एक तरफ उत्कृष्ट साहित्य है या एक तरफ लोकप्रिय साहित्य है। वहां का बहुत सारा लोकप्रिय साहित्य, मैं बंगाली भाषा की बात कर रहा हूँ, वो उत्कृष्ट साहित्य में गिना जाता है। और भारत की सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड बुक्स जो हैं इन हिंदी और इंग्लिश, वो बहुत सारी किताबें बंगाली भाषा की है, और वो लोकप्रिय साहित्य में से ही आती है। इसी तरीके से अगर आप तमिल में देखें, वहाँ एक लेखक हैं रमेश कुमार जी, जिन्होंने तकरीबन 1400 जासूसी कहानियां लिखी, और वो तमिल भाषा का उत्कृष्ट साहित्य में स्थान पाता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि लोकप्रिय साहित्य जो है उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, और उसकी इंपॉर्टेंस को नकार के अगर कोई सीधा गंभीर साहित्य को ही इंपॉर्टेंस देगा तो वो नहीं चल सकता। एक और बात मनीषा जी ने जो कहा उसी के संदर्भ में मैं ये भी कहूंगा कि जो भी गंभीर साहित्य होता है, कम से कम मैं अपनी 40 साल की उम्र में, मैं भी शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 40-42 साल मेरी उम्र हो चुकी है। मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की है जिसने लोकप्रिय साहित्य को पढ़े बिना सीधा गंभीर साहित्य में छलांग लगा दी। मनीषा जी ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने खुद किस तरीके से लोकप्रिय साहित्य से शुरुआत की थी और फिर गंभीर साहित्य की तरफ वो आगे बढ़ गई थी। यही इसकी इंपॉर्टेंस है, और एक चीज और भी है कि जो गंभीर साहित्य होता है बेसिकली कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप ये देखिए कि उसकी प्रक्रिया कितनी सख्त है। जो उत्कृष्ट साहित्य होता है बामुश्किल 1500 कॉपियां छपती हैं, कमीशन पे बेचा जाता है, फिर ना स्कूल और कॉलेजेस की अलमारियों में जाके वो फ्रीज हो जाता है। या जी, हम इस मुद्दे पर आएंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी साहित्य को लोकप्रिय बनाने में या गंभीर बनाने में। तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सुरेंद्र मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम जब लोकप्रिय साहित्य की बात करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो आमतौर पर हमने ये पाया है कि उसमें जो गंभीर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दे हैं उस गंभीरता के साथ नहीं होते हैं जिस गंभीरता के साथ
गंभीर साहित्य में होते हैं। तो ये बड़ा फर्क हमें देखने को मिलता है। क्या ये कमजोरी है लोकप्रिय साहित्य की जिसकी वजह से उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है? लगता है पाठक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपने मेरे से सवाल किया? जी जी, आप ही से पूछा। जरा ब्रीफ में दोहराइए, मैं समझा था ये कंवल शर्मा से पूछ रहे हैं। जी, मेरा सवाल ये था कि क्योंकि जो लोकप्रिय साहित्य है उसमें गंभीर सामाजिक राजनीतिक मुद्दे नहीं होते हैं, उनको डील नहीं किया जाता है, और अगर डील भी किया जाता है तो उतनी गंभीरता के साथ डील नहीं किया जाता है, इसलिए उसे वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। देखो, ये जो आपने ये जो बात कही है कि मतलब है कि इसका आपका ये कहने का मतलब है कि जो लोकप्रिय जिसको आप कहते हैं उसको गंभीरता से कोई नहीं लेता, ये मतलब है आपका? कोई की बात नहीं कर रहा हूँ, आमतौर पर जो परिभाषा के तहत माना जाता है उस परिभाषा के तहत मैं कह रहा हूं। देखो, आप मेरी एक बात सुनो। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अच्छा वो है जो चले, बस इससे बड़ी इक्वेशन इस मामले में कोई नहीं है। अभी मैडम ने कहा कि नावल लगते हैं, क्यों लगते हैं? ये लेखन नहीं है, अय्याशी है। अगर नावल लिखने में 5 साल लगते हैं तो ये लेखन नहीं है, यही है, मौज के लिए, ऐश के लिए लिखा जाता है। कमिटेड राइटर एक रचना में 5 साल लगी बात को। जो साहित्यकार हैं उनको हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि रीडर तक उनकी रीच नहीं है, रीडर तक उनकी अप्रोच का उनके पास कोई जरिया नहीं है। साहित्यिक किताब तब तक किसी नोटिस में नहीं आ सकते, तब तक तरक्की नहीं कर सकते सुनिए जब तक रीडर को कंज्यूमर ना माना जाए। रीडर को जब तक कंज्यूमर ना माना जाए, जो मिस्ट्री स्टोरीज मैं लिखता हूँ उसमें रीडर का दर्जा कंज्यूमर का है, किताब का दर्जा प्रोडक्ट बना लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, कोई लेखक घर घर जाके किसी को नहीं कहता कि ये तो पढ़ो, ये उनकी अपनी मर्जी है। तो ये सुविधा साहित्यकार को उपलब्ध क्यों नहीं है? 125 करोड़ लोगों के मुल्क में 1000 किताब छपती है, 1000 कस्टमर नहीं मिलता, 10 साल में 1000 कॉपी का एडिशन खत्म नहीं होता। तो ये किस्म का लेखन है, आपस में एक दूसरे को राजी करने के काम आता है ना। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच यूर बैक। मैंने आपकी किताब छपी तो आपकी तारीफ कर दे, आपने मेरी किताब छपी तो मेरी तारीफ कर दे, 4 जगह गोष्ठी खड़ी कर दी, 2 अखबारों में न्यूज छपवा दी, तो ये लेखन हो गया। और उसके मुकाबले में आप मेरे लिखे को की औकात न माने, ये इंसाफ है? देखो, जो लिखता है वो लेखक है और हर उस तवज्जो और प्रतिष्ठा और सम्मान का अधिकारी है जिसका कोई भी दूसरे लेखक है। ये जुदा मसला है कि जो उसने लिखा है उसका रीडर है या नहीं है। रीडर कल्टीवेट करना पड़ता है फसल उगाने की तरह। आप समझ रहे हैं मेरी मिसाल? रीडर किसी के बाप का नौकर नहीं है जिसको आप बंदूक दिखा के कह के मैंने लिखी है, अच्छी किताब है, पढ़नी पड़ेगी। कर सकता है कोई ऐसा? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। धीरे धीरे चढ़ती है और अपना जलवा जलाल दिखाती है। तरक्की के गिफ्ट नहीं जाती, सीढ़ियां जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप ही आप जा सकते हैं। उनके लेखक है जो साहित्यिक लेखक आते हैं उनमें इस किस्म की अभिलाषा ही नहीं है कि वो कुछ करतब करके दिखाएं, कमाल है। उनको तो चर्चा में आनंद है कि मेरी एक किताब छपी है, 6 लेखकों की बिना पढ़े उस पर राय छपी होगा, कमाल, बहुत अच्छा लिखता है। ये इसका क्या मतलब है कि मैं आपको प्रमोट करूँ, आप मुझे प्रमोट करो? हम करते हैं, हम तो नहीं करते। एक मिसाल और सुनिए, किसी
ने राज कपूर को माना कि बहुत बड़ा शोमैन है, साथ ही इस पर इल्जाम लगाया कि सत्यजीत रे जैसा तो नहीं बना सकता ना राज कपूर। तो उनके बेटे ने, रणधीर कपूर ने सवाल किया, सत्यजीत रे भी तो राज कपूर जैसी फिल्म नहीं बना सकते। तो टू ईच इज ओन, यू गो माय यूर वे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इस बात को आप मुद्दा क्यों बनाते हैं? खड़ी करना ही गलत है, नाजायज है। आपने काम किया, उसका आपको फल नहीं मिलता तो और कोशिश करो, फिर भी नहीं मिलता तो कोई दूसरा धंधा देखो। ये किसी को मजबूर करना, उसको डिमोरलाइज करना, उसको बिलिटल करना कि ये कोई राइटर है, ये तो मूंगफली आइसक्रीम वाली बातें हैं, नहीं है। आप ये कहो कि जो हाउसवाइफ है और जो SM पाठक लिखे वो हारलोट है, बाजारी औरत है, तो ये कबूल करने लायक बात है? आप मेरे टाइप की किताब लिखने में ऊर्जा कम लगती है, वो बाया हाथ से लिखी जाती है, उतनी ही मेहनत लगती है लगाने में जितना कोई साहित्यिक राइटर अपनी रचना में लगाता है। आपने अभी रांगे राघव की मिसाल दी, वो 5 साल में एक रचना लिखते तो जितना लिखा छोड़ के गए हैं वो लिख लेते, प्रेमचंद लिख लेते, अमृतलाल लागर इतना लिख लेते। कितनी मिसाल है, लोगों ने कंसिस्टेंटली लिखा। आजकल के नौजवान लड़के और वो किताब कहाँ जाती है? जी पाठक जी, आपने कई प्रश्न उठा दिए हैं। मैं अब मनीषा जी के पास जा रहा हूँ। मनीषा जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न जो पाठक जी ने उठाया है वो उठाया है कि सफलता सबसे बड़ा मानदंड है अच्छे साहित्य का। मतलब सार्थकता उसकी हो ना हो, या सार्थकता सीमित मनोरंजन के स्तर पर सार्थकता हो सकती है, वही काफी है क्या? नहीं, जैसे कि उन्होंने पहले ही मुकेश जी, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उनका लिखा हुआ साहित्य एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, एक बेचने की चीज है। तो बिल्कुल बस बात स्पष्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं है पाठक जी, ऐसे उपन्यास अगर हम लिखने बैठे तो हम भी साल के 5 लिख सकते हैं। और मेरे उपन्यास हिंदी साहित्य में बहुत प्रचलित है और मैं बहुत ही अलग विषय उठाती हूँ, जैसे कि मैं सिजोफ्रेनिया पे लिखती हूँ या मैं कश्मीर समस्या पे लिखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली बैठे रहते हैं, हम बहुत गंभीर शोध करके अपने उपन्यास को सामने लाते हैं। अगर मुझे कोई लव थ्रिलर लिखना है तो मुझे उसके लिए शोध नहीं करना पड़ेगा, मुझे कश्मीर नहीं जाना पड़ेगा, या मुझे सिजोफ्रेनिया को लेकर कभी भी। जी, अब मैं अपनी बात फिनिश करूं, मैं आपकी बात में बीच में नहीं बोली। मनीषा जी को सुन लीजिए पाठक। तो अगर मुझे शोध करना है, जी, अगर मैं शोध करके सिजोफ्रेनिया जैसे शब्द विषय पे लिखती हूँ तो मुझे निस्संदेह 3 या 4 साल लगेंगे। अगर मैं लव थ्रिलर लिखती हूँ ऐसे, और जैसा कि लोकप्रिय साहित्य मैंने भी लिखा है, मैं स्टोरी टेल के लिए भी एक ऑडियो नॉवल लिख चुकी हूँ, वो मैंने साल भर में क्या आधे 6 महीने में लिख लिया। ऐसा नहीं हम खाली बैठ के और कोई इस तरह की अय्याशी करते हैं, नहीं, हम बिल्कुल गंभीर शोध करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि आपका लिखा हुआ एक प्रोडक्ट है और कंज्यूमेबल चीज है, साहित्य एक प्रोडक्ट नहीं है, साहित्य एक वैचारिकी की चीज है। और उससे अगर किसी की आत्मा जागृत होती है या कहीं समाज में कोई बदलाव आता है तो निस्संदेह ये कंज्यूमेबल नहीं होगा, ये कि गहरा इम्पैक्ट होगा। आपकी किताब कितना समाज पे गहरा इम्पैक्ट डालती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि गंभीर साहित्य जो लिखा जाता है वो समाज पे गहरा इम्पैक्ट डालता है। और ऐसा नहीं है हम है ना कोई इस तरह की कोई इंटेलेक्चुअल अय्याशी में डूबे हैं। हिंदी साहित्य को लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। और अगर आप विदेशी रचनाओं की आप या बंगाली पॉपुलर फिक्शन की बात करें तो हिंदी से निसंदेह वहां पे व्योमकेश बख्शी हो या फिर आर्थर कॉनन डॉयल की सीरीज हो, उनकी भाषा हिंदी के जो पॉपुलर राइटिंग है उससे बहुत अच्छी है। हिंदी की पॉपुलर राइटिंग में भाषा का स्तर अगर मैं देखूं तो गुलशन नंदा रानू और आपके बाद, बिल्कुल मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपकी रचनाएं मैंने पढ़ी हैं,
अगर आप आगे देखें तो वो और भी गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉपुलर फिक्शन को भी अपनी भाषा और उसमें एक विमर्श लाएं, तो शायद ये जो बीच की खाई है वो पट सकती है। बस मेरी बात यही खत्म हुई। डॉक्टर कमल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि साहित्य की सार्थकता किसमें है? क्या साहित्य केवल हल्के फुल्के मनोरंजन बुद्धि पैदा करने के लिए है, या वो साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है, साहित्य समाज का दर्पण है? ये सारी परिभाषाएं क्या खारिज हो जाती हैं और मार्केट में चूंकि ये साहित्य बिक रहा है तो यही श्रेष्ठ हो जाता है क्या? आखिरकार हम कहीं तो सामाजिकता की कसौटी पर भी देखते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा ये मानना है, दरअसल साहित्य वो है जो पढ़ा जाता है। अगर कुछ ऐसा लिखा गया है जिसको कोई खरीद ही नहीं रहा, जिसको कोई पढ़ ही नहीं रहा, और फिर ये कहना कि उसका इम्पैक्ट है, दरअसल मेरे गले नहीं उतरता। मैं इस चीज को नहीं मानता कि जो ओवरऑल 500 या 1000 प्रतियों में बिक जाता हो वो समाज पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। नहीं, लेकिन वो डालता है जो बिकता है। और लिटरेचर तो और भी ज्यादा बिकता है। इस सेल्स की अगर बात की जाए सर, अभी पाठक साहब ने जो बात कही है बहुत बड़ी गहरी बात है। समझने की बात यह है कि क्या आपकी किताब एक आम पाठक तक पहुंच पा रही है। अब ये भी देखिए, पाठक साहब की एक किताब बामुश्किल 150-200 रुपए में मिल जाती है। कोई भी आम पाठक जो है वो उसको आराम से खरीद सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो गंभीर साहित्य होता है, जब वो हार्ड बाउंड कवर में छप के आता है, तो बहुत ही कम ऐसे पाठक हैं जिन तक वो किताब पहुंच पाती होगी। तो जब किताब अपने लक्ष्य पाठकों तक पहुंच ही नहीं रही। कमल, माफ कीजिएगा, रोक रहा हूँ, ये दूसरा मुद्दा है पाठक तक पहुंचाने का। किताब को ये जिम्मा अगर प्रकाशक से लोगों तक सुलभ पा रहे हैं, स्टेशनों पर प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर के रेलवे स्टेशन और हवाई आपको बस अड्डों पर भी मिल जाएंगी किताबें। तो वही प्रकाशक जब उनको लेकर चले जाते हैं तो वो लोकप्रिय भी हो जाते हैं। तो ये एक समस्या प्रकाशन व्यवस्था की अलग है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, सार्थकता की, सामाजिक सरोकार की, वो कहाँ है लोकप्रिय साहित्य में? जी देखिए सर, सार्थकता कंटेंट में होती है बेसिकली, और कंटेंट जो है वो जो बेहतर होगा वो साहित्य होगा। ये कह देना कि जो गंभीर साहित्य है वो कंटेंट वाइज ज्यादा बेहतर है, मुझे नहीं लगता। आप बहुत सारे, पाठक साहब का ही अगर उदाहरण ले लिया जाए, इनकी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, मैं बाकायदा नाम लेके बता सकता हूँ, जिन किताबों में जो लिखा गया है वो किसी भी गंभीर कंटेंट से के बराबर का तो है ही है। तो ये कहना कि जो लोकप्रिय साहित्य है उसका कंटेंट इस स्तर का नहीं है, मैं नहीं मानता। दूसरी बात, ये बात सच है कि पाठक साहब के बाद ये जो लोकप्रिय साहित्य है इसका इतना बड़ा मार्केट नहीं दिखाई दे रहा। ये बात सच है। मैं मनीषा जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो उन्होंने कहा है। ये भी हो सकता है कि जो पाठक साहब के बाद की जो पीढ़ी है, खासतौर से मेरे वाली, हम लोग अभी क्योंकि बहुत शुरुआती दौर में हैं, तो इसलिए हो सकता है हमारी भाषा में वो गहराई ना हो या वो उत्कृष्टता ना हो। लेकिन कुल मिला के मैं अभी भी इसी बात को सेकंड करूंगा कि जो बिकता ही नहीं, जो दिखता ही नहीं, और जो कॉलेजों की अलमारियों में जाके खप जाता हो, फ्रीज हो जाता हो, फिर वो क्या इम्पैक्ट डालेगा समाज में। जी, मैं शौर्य के पास जाना चाहूंगा। बहुत देर से वो बैठे हुए हैं, अब उनका मौका आया है, क्योंकि आपने ये प्रश्न उठा दिया है। जो बिकता नहीं है, जो दिखता नहीं है, उस साहित्य का क्या मतलब है? और जो बिकता नहीं है, जो दिखता नहीं है, वो बिकता नहीं है। तो ये प्रकाशक का जिम्मा है। यहाँ पर प्रकाशक की भूमिका होती है कि वो किस तरह के साहित्य को आगे बढ़ा रहा है, किस तरह के साहित्य को लोगों तक पहुंचा रहा है, और उसमें उसे कितना ये फायदा का मामला प्रॉफिट का है। तो शौर्य, ये जो साहित्य के में दोनों तरह के साहित्य में गैप है, उसमें प्रकाशक की भूमिका कितनी जिम्मेदार है? सर, प्रकाशक का रोल आप मेनली देखा जाए तो एज अ पब्लिकेशन अगर मैं बात करूं तो थोड़ी कड़वी जरूर हो सकती है, बट प्रकाशक के लिए जो पल्प फिक्शन का ऑथर है वो भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना साहित्यिक का है। हमारे लिए वो भी किताब उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी आपका सुरेंद्र मोहन पाठक जी की है, या कंवल शर्मा जी की है, या परशुराम शर्मा जी की है। हमने उस किताब में भी उतने ही एफर्ट डाले हैं जितने परशुराम शर्मा जी की किताब में डाले हैं। पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल कह रहा हूँ
कि बहुत मैं भी सारे इन जो जनरली बड़े सर, मैं भी इन पब्लिशर हैं जनरल इस ही देश बात कर के, रहा हूँ। जी, मैं भी इन जो जनरल बड़े ही बात कर रहा पब्लिशर हूँ। हैं मैं इस भी देश एक के, वो जैसा कि अभी कंवल शर्मा जी ने भी कहा कि छपती हैं और लाइब्रेरी में चली जाती हैं, पाठकों बिल्कुल तक पहुंचती बिल्कुल नहीं है, इतना हार्ड बिल्कुल कवर में आती हैं, महंगी होती हैं, लोग एक खरीद सकते हैं, दो खरीद सकते हैं, बहुत खरीद भी नहीं सकते हैं। तो उनको बिल्कुल महंगा करना और उनको दुर्लभ बना देना लाइब्रेरी वाली के रैकेट की वजह से, ये क्या गंभीर साहित्य के लिए रुकावट का काम कर रहा है, इसीलिए वो लोकप्रिय भी नहीं हो पा रहा। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आप एक तरफ से देखा जाए तो करीबन 60 साल पहले जब पब्लिकेशन की शुरुआत करी मेरे दादाजी ने, तो उस टाइम 2 रुपए 4 रुपए ये नॉवल का रेट होता था। आज भी हम अगर देखें 80 रुपए 100 रुपए ये मैक्सिमम रेट है, ये एमआरपीज हैं जो हमारी बुक से प्रिंट होती हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर आप गंभीर साहित्य के लेखक से कहें कि सर आपकी किताब हम 80 रुपए में या 100 रुपए में छापना चाहते हैं, हिंदी का रीडर सर महंगी किताब उठाएगा ही नहीं। हमने कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि सर हमारा कोई पर्सनल अट्रैक्शन है किसी एक पर्टिकुलर ऑथर से कि हम पल्प फिक्शन को ही प्रमोट करेंगे या साहित्य को ही प्रमोट करेंगे। हिंदी का रीडर पैसे खर्च नहीं करता। आप करते हैं वो एक बहुत छोटा बेस है। आप मान लीजिए मुश्किल से 5% 10% लोग हैं जो आज भी 200-500 रुपए की किताब उठाते हैं। हिंदी का रीडर बहुत 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 कम कमाता है, वो हिंदी पे इतना खर्चा नहीं कर सकता। हम अगर देखें आज भी जो इंग्लिश के ऑथर्स हैं जो आज भी एक बड़ी सेल कमांड करते हैं अपनी, उनकी हिंदी सेल्स कहीं नहीं टिकती सर। आप अमीश त्रिपाठी को ले लीजिए या फिर आप चेतन भगत को ले लीजिए, इनकी इंग्लिश की नॉवल के सेल के मुकाबले मेरे को नहीं लगता हिंदी की 5% भी है। हिंदी का ऑथर आज 100 रुपए 150 रुपए से ऊपर खर्चा नहीं करना पॉपुलर राइटर है। बिल्कुल मैम, पॉपुलर राइटर को फर्क नहीं पड़ता। पॉपुलर राइटर के लिए 80 रुपए भी वही है। उसका जो मेन फोकस रहता है वो ये है कि ऑथर रीडर के हाथ में मेरी किताब पहुंचे, रीडर को पता चले मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा लिटरेचर है, मैं भी कुछ लिखता हूँ। जैसा कि आपके आज के टाइम में भी देखें, पिछले 10 साल में मेरे को नहीं लगता कंवल शर्मा जी के अलावा कोई और नया ऑथर है जो निकल के आ पाया है। हमने कम से कम हम 25 से 30 डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स पब्लिश करी है, बट जो रिस्पॉन्स जो एक अट्रैक्शन पल्प फिक्शन को मिलता है वो कहीं एक गंभीर साहित्य में मिसिंग है। आप गंभीर साहित्य की बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि हिंद पॉकेट बुक्स गंभीर साहित्य भी छापता था जी, हिंद पॉकेट बुक्स गंभीर साहित्य भी छापता था, तो नॉर्मल साहित्य भी। मैम देखिए, मेरे को एक जो बड़ा इसमें चेंज लगता है वो ये है कि आप 9 से 6 की नौकरी के बाद जब घर पे थके आते हैं ना, आपको वो सीरियसनेस अपने एंटरटेनमेंट में नहीं चाहिए। आप अभी भी नॉवेल्स को एक एंटरटेनमेंट के रूप में ज्यादा देखा जाता है। गंभीर साहित्य पढ़ने वाले हैं, मैं मनीषा जी आपकी बात को डाउन नहीं कर रहा, गंभीर साहित्य पढ़ने वाले हैं, बट 130 करोड़ में मैम कितने होंगे? आप एक तरफ बात करें पल्प फिक्शन की, उनके आज भी सेल 50,000 60,000 के क्लॉक में आ जाती है। आज भी जब प्रिंट का कोई दबदबा नहीं रहा, मैं 80 या 90 के दशक की बात करूं जब एक गोल्डन एज थी बुक इंडस्ट्री पब्लिकेशन इंडस्ट्री के लिए, वहां 4 लाख 5 लाख तो मैम नॉर्मल ऑथर्स दिखते थे। पाठक जी की भी नॉवल इससे ज्यादा बिके हैं, परशुराम शर्मा जी के नॉवल इससे ज्यादा बिके हैं, अनिल मोहन के नॉवल इससे ज्यादा बिके हैं। तो मैम रीडर नहीं उठाता, रीडर इंटरेस्टेड नहीं है। रीडर को जो सिरदर्दी वो अपने काम पे छोड़ के आया है, वो घर पे आके उसे वो सीरियसनेस नहीं चाहिए। उसे आज भी मैम आप देखें, अगर न्यूज चैनल्स में भी देखें, आज भी लोग रिपब्लिक को ज्यादा देखते हैं। मेरे को नहीं लगता राज्यसभा टीवी को कोई देखा, कोई इतना फोकस करता होगा। लोगों को वो एक लाइट फैक्टर चाहिए अपनी लाइफ में। सॉरी सर, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ पाई। एक्चुअली सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मुकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, सॉरी। जी आप बोले। नहीं, आप क्वेश्चन कर रहे थे कुछ, वो आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं पाई। मेरा सवाल ये था कि जब तक कवर पर कोई बहुत आकर्षक शीर्षक न हो, तब तक वो दर्शकों का पाठकों का ध्यान नहीं खींचता है, उस पर पैसे खर्च नहीं करते। सर ये टोटली कहना ये गलत रहेगा। हमने साहित्य के कवर्स भी देखे हैं, बिल्कुल प्लेन सिंपल सोबर, जिसमें सिर्फ ऑथर का नाम है और बुक का नाम है, पीछे कोई सॉलिड थीम दे दिया गया है।
सेम अगर आप थीम देखा जाए तो आजकल नए ऑथर्स की जो नई पीढ़ी है जो पल्प फिक्शन लिख रही है, उनके भी कवर्स कहीं ना कहीं उसी थीम को मैच करते हुए हैं। बट जैसा कि यहाँ पे कई बार कंवल शर्मा जी ने भी कहा, पाठक जी ने भी कहा कि पब्लिशर के लिए इम्पोर्टेंट वो है जो बिक रहा है। मैं कहीं ना कहीं आज आप कह सकते हैं मेरा काम है दोनों टाइप के लिटरेचर को प्रमोट करना, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को देखना है कि कौन से ऑथर की कौन से टाइप के लिटरेचर की डिमांड मार्केट में ज्यादा है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सर पाठक जी को कोई पढ़ना चाहता हो और मैं उनके सामने प्रेमचंद रख दूं, वो कोई उठाएगा भी नहीं और पसंद भी नहीं करेगा। जी। पाठक जी को पढ़ने वाला रीडर बेस ही अलग है, प्रेमचंद को पढ़ने वाला रीडर बेस बिल्कुल अलग है। तो मतलब आप जब प्रकाशन के लिए चीजें चुनते हैं तो आप मोटे तौर पर पाठकों के टेस्ट का ध्यान रखते हैं, साहित्य की गंभीरता और लोकप्रियता को अलग छोड़ देते हैं। सर रीडर डिसाइड करता है उसे क्या चाहिए। मैं एज अ पब्लिशर रीडर को फोर्स नहीं कर सकता आप प्रेमचंद पढ़ें या फिर आप कंवल शर्मा को पढ़ें। रीडर डिसाइड करेगा। मैंने उनके सामने दोनों किताबें रखी हैं। उसके नीचे तो फिर पौन साहित्य भी आता है जिसको बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं। फिर तो इसके नीचे पौन साहित्य भी आ जाता है जिसको तो और ज्यादा लोग पढ़ना चाहते हैं। मैम अगर कंज्यूमर डिमांड करता है तो मेरे को नहीं लगता उसमें भी कोई कमी है। नहीं मैम, अगर कंज्यूमर डिमांड करता है, अगर वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, इंडियन सोसाइटी में वो फिलहाल आज की डेट में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, अगर समाज डिमांड करता है, अगर वो ओपनली बिक सकता है, तो मेरे को नहीं लगता उसमें भी कोई कमी होनी चाहिए। वो भी छपना चाहिए, उसी को कम वैल्यू के दी जाए। आज के टाइम में इंडिया में वो टैबू है, तो बस इंडिया में लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक जिम्मेदारी का गंभीर साहित्य और पॉपुलर साहित्य की, बस यही आपने कह भी दिया कि समाज किधर जा रहा है, समाज की दिशा क्या हो, ये पॉपुलर राइटिंग का कोई उद्देश्य नहीं है, वो एक कंज्यूमेबल चीज है, उसको वही रहना है। जी परशुराम जी, क्या ये जो प्रश्न अभी मनीषा जी ने उठा दिया और शौर्य ने भी परोक्ष रूप से कहा कि गंभीर साहित्य में एक जिम्मेदारी का भाव होता है, सामाजिक जिम्मेदारी का भाव होता है, और ये दिमाग में रहता है लेखक का कि मैं किस तरह के पाठकों को क्या चीज दे रहा हूँ, उस पर उसका क्या असर पड़ेगा और उसके असर से फिर समाज किस तरह से प्रभावित होगा। वो क्या लोकप्रिय साहित्य लिखने वाले लेखकों के दिमाग में भी होता है, या सिर्फ एक बेचने वाला जो पब्लिशर की डिमांड है कि बिकना चाहिए, रेलवे स्टेशन से धड़ाधड़ उठ जाए कृतियां, क्या ये लेखक के दिमाग में सबसे ज्यादा हावी नहीं होता जब वो पॉपुलर लिटरेचर लिख रहा होता है? देखिए, जहां तक पब्लिशर की बात है, वो एक व्यापारी आदमी है, उसको व्यापार करना है, तो व्यापार में उसको जहां मुनाफा होगा वो उस पर गेम खेलेगा, वो जहां उसे फायदा नहीं होगा वो वहां पे मिलेगा। मैं आपको छोटी सी बात जो कह के चल रहा हूँ, हम लोग जो जिन्हें की घटिया साहित्य, लुगदी साहित्य, पता नहीं किन किन नामों से उल्लेख किया है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, अपनी रातें जगाई है, और इतनी मेहनत की है कि हमने अपने नाम का एक स्थान बनाया है। अब हमारे नाम का जब स्थान बन गया तो पब्लिशर को अगर उस नाम से फायदा हो रहा है तो वो हमको छापेगा। जब हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारा कोई नाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो नहीं बिकेगा, तो हम वहीं खड़े रहेंगे। नहीं, मेरा सवाल तो ये था कि सामाजिक सरोकार को आप कितना महसूस करते हैं जब इस तरह की चीजें लिखते हैं? आप पब्लिशर के लिए लिख रहे होते हैं या पाठक के लिए लिख रहे होते हैं? आप पाठक के मानसिक स्वास्थ्य का कितना ख्याल रखते हैं जब इस तरह की लेखन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम रीडर्स का ख्याल रखते हो या कोई हमारा एक अपना दृष्टिकोण होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक विषय होता है, उसमें हम ये चूज नहीं करते हम कि किसको पसंद आएगा, किसको नहीं पसंद आएगा। हाँ, उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। इंटरेस्टिंग बनाने की वजह से कभी कभी शैली या वर्ड ये साधारण हो जाते हैं, और जो जिनको आप साहित्य बोल रहे हैं वो शब्दों को बहुत सोच समझ के पिरोते हैं। हम लोग इस चीज का ज्यादा ख्याल नहीं रखते कि हमें कौन से शब्द चूज करने हैं, मतलब कितना क्लिष्ट शब्द देना है या सिंपल शब्द देना है, एक ओरिजिनल भाषा शैली देनी। तो ये चीज नहीं, राइटर कभी इस बात को नहीं सोचता कि कौन मुझे पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है कि मैं जो नया लिख रहा हूँ उसमें मेरी सर्वोच्च चीज क्या हो सकती है। उसके सामने ये बिल्कुल सवाल नहीं होता कि मुझे पसंद करता है कोई या नहीं पसंद करता है। हाँ, पसंद करता है तो इसकी एक रीडरशिप भी बन जाती है, उनको भी उसके दिमाग में उनका भी ध्यान होता है कि मुझे पढ़ने वाले किस किस्म के लोग हैं, कौन लोग मेरा रीडर हैं। तो वो उनके मिजाज को ध्यान में रखते हुए
राइटिंग करता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि एक जो आदमी साहित्यकार को पढ़ता हो, रांगे राघव को पढ़ता हो, वो परशुराम शर्मा को ना पढ़े, ये पॉसिबल नहीं है। वो दोनों को पढ़ता है। हाँ, वो उसकी पसंद कौन सी है वो अलग बात है, मगर ये आप उसको बाउंडेशन में नहीं रख सकते। जो वो पढ़ेगा बिल्कुल, जो उसको पढ़ने का शौक है, तो चलो आज इनकी किताब नहीं मिलती, पाठक साहब की मिल गई, आज उसकी नहीं मिली तो उसकी मिल गई, तो अब उसकी सिलेक्शन है कि उसको उससे उसको क्या गेन हुआ, क्या प्राप्त हुआ, किसका वो फैन बना, किसके वो रीडर बना। तो इस चीज को मैं नहीं मानता। आप ये लीजिए, सपोज कीजिए आप कि रांगे राघव पढ़ा रहा, अगले दिन मूड है यार चलो एक इंटरटेनमेंट की दूसरी किताब पढ़ लेते, आपने वो भी पढ़ ली। तो अब इसका ये स्तर कहाँ निकाल के समाज में विकास वही कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल सत्यानाश कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं ना। तो समाज का विकास अगर वही कर रहे हैं तो हम इसका मतलब हम तो विनाश कर रहे हैं। तो वो ये पैमाना नहीं हो सकता बिल्कुल भी। राइटर अपनी पूरी जिम्मेदारी से लिखता है, उसे पूरा पता है। रही जैसे मैडम ने कही पौर्ण साहित्य के बाद, तो वो तो एक बिल्कुल घटिया सोच है। उसका क्या मतलब है, इस बहस से कोई मतलब ही नहीं है। इस बहस का मतलब है कि हम लोग क्या लिखते हैं, रांगे राघव क्या लिखते हैं, तो आचार्य चतुर्सेन क्या लिखते हैं। और ऐसा तो आपको देवकीनंद खत्री साहब में जिन्होंने चंद्रकांता लिखी है, मैं कहता हूँ उससे ज्यादा बिकने वाली तो किताब ही नहीं आज तक पैदा हुई है, जिसकी ट्रांसलेशन मतलब जिसको पढ़ने के लिए हिंदी में से लोगों ने उसको ट्रांसलेट कर करके पढ़ी, उसके पेज के पूरे। परशुराम जी, समय खत्म हो रहा है। मैं छोटी टिप्पणी एक सुरेंद्र मोहन जी की लेना चाहता हूँ। सुरेंद्र मोहन जी, मैं आपकी कुछ लेखकों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। लेकिन हम जब पूरे इंडस्ट्री की बात करते हैं, पूरे लोकप्रिय साहित्य की बात करते हैं, तब आपको लेखक कितना जिम्मेदार दिखता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, या आप जैसे कुछ और लेखक होंगे जो भाषा के स्तर पे भी काम कर रहे हैं, कथानक में भी प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन बाकी जो पूरी इंडस्ट्री है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो आपको लगता है कि उस जिम्मेदारी के साथ लेखक वहां काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सुरेंद्र जी मेरी बात को सुन नहीं पा रहे हैं। आज टूट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा जी, बीच में गैप आ जाता है, ब्रोकन साउंड, आई एम लिसनिंग। ओके, तो अंत में मैं मनीषा जी से एक छोटा सा सवाल करके फिर इस डिस्कशन को खत्म करूंगा, वक्त हो रहा है। मनीषा जी, गंभीर साहित्य के को लिखने वाले लोग अभी भी ऐसा ही है कि वो भी पॉपुलर हो, उनको भी शोहरत मिले, उनको भी दौलत मिले, और ये जाहिर है कि जब गंभीर साहित्य के दायरे में रहते हैं और उन्हीं पब्लिशर के दायरे में रहते हैं तो वो उनको मिलता नहीं है। तो एक ये खुन्नस भी रहती है कि वो लाखों में बिक रहे हैं और हम हजारों में भी नहीं बिक पा रहे। देखो, मैंने पहले ही जी मुकेश जी, ऐसी कोई खुन्नस नहीं है। जैसे कि मैं अगर मल्लिका की बात करूं तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी क्लिष्ट भाषा के साथ भारतेंदु की प्रेमिका की जीवनी की किताब इतनी बिकेगी, लेकिन वो बहुत बिकी, हजारों से ज्यादा बिकी। उसके 4 संस्करण आ गए 2 साल के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई खुन्नस है, ऐसी कोई खुन्नस नहीं है। हम चाहे तो हम अपना पाला बदल के पॉपुलर साहित्य में कभी भी जा सकते हैं। जी, मैं किसी एक लेखक जी या जी, लेखिका एक की आम बात नहीं कर पे रहा, हो एक सकता है जनरल कि हम ट्रेंड भी की वो बात। लोग, जी जी, हो सकता है ये खुन्नस इस तरह से हो, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि गंभीर हिंदी साहित्य का उतना बड़ा मार्केट नहीं है अभी। हम बल्कि और संक्षिप्त और संकीर्ण होता जा रहा है और कम बिकते जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगी, जब आज हिंदी साहित्य में कथेतर साहित्य जो लिखा जा रहा है, वैचारिक साहित्य लिखा जा रहा है, अचानक से मैंने देखा है कि उसके पाठक बढ़े हैं, बहुत सारी किताबें कथेतर साहित्य की बिकने लगी हैं। तो मुझे लगता है कि कोई खुन्नस जैसी चीज तो नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य का कोई भी लेखक जब चाहे वो पॉपुलर राइटिंग कर सकता है, लेकिन ये उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो क्या लिखना चाहता है। शौर्य, एक अंत में टिप्पणी क्या सुझाव देना चाहेंगे कि ताकि गंभीर साहित्य भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें उनका ड्यू मिले, क्योंकि वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये आपकी पब्लिशर्स की, ठीक है, मुनाफा केंद्रित इंडस्ट्री है, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी भी तो होती है। तो उसके निर्वाह के लिए क्या सलाह देंगे आप?
सर ये तो कंज्यूमर के टेस्ट पे डिपेंड करता है। कंज्यूमर अपना टेस्ट नहीं बदलेगा तो इसमें आप या मैं कुछ नहीं कर सकते। कल अगर कंज्यूमर पॉपुलर फिक्शन छोड़ दे और मनीषा जी को पढ़ने लगे तो वो कंज्यूमर की चॉइस है, मैं कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकता। और कौन कहता है सर जो आपका गंभीर साहित्य नहीं बिकता? जितनी कृतियां प्रेमचंद जी की, गोदान और गबन की बिकी हैं, मेरे को नहीं लगता आज तक किसी ऑथर की और बिकी होंगी। कौन सी लैंग्वेज में सब वो ट्रांसलेट नहीं हुए? उर्दू से हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, दुनिया का कोना कोना उस किताब ने देखा हुआ है, उस ऑथर ने देखा हुआ है। तो ये कहना कि हाँ पॉपुलर फिक्शन ही बिकता है और गंभीर साहित्य नहीं बिकता, ये सरासर गलत है। गंभीर साहित्य की भी इतनी ही वैल्यू है। मैं याद करता हूँ एक समय जो रशियन लिटरेचर था, गली गली में गाड़ी आती थी और बहुत सस्ती कीमत में मिलती थी और हम लोग उसको खरीद के पढ़ते थे। उतना पैसा खर्च कर सकते, अफोर्ड कर सकते थे। और आप जानते हैं कि चेखव, तोलस्ताय, गोर्की, दोस्तोयेवस्की को पढ़ना कितना मुश्किल काम भी है, दुरूह भी है, वो इस तरह का आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो बड़े पैमाने पर एक पूरी जनरेशन ने पढ़ा। बिल्कुल, उन्होंने इफेक्ट छोड़ा है अपना इंडस्ट्री। उपलब्ध हो रहा था। बिल्कुल जी। उस साहित्य सर कंपैरिजन करना कि गंभीर साहित्य वाले अपनी किताब में ज्यादा एफर्ट डालते हैं, पॉपुलर फिक्शन वाले नहीं डालते, ये मेरे को लगता है कि गलत रहेगा। गंभीर साहित्य को रिसर्च की ज्यादा जरूरत होती है। जैसा मैम ने बताया 1-2 साल आपको चाहिए। आप किसी भी एक सीरियस टॉपिक पे लिख रहे हो, आप रातों रात उस पर कुछ भी नहीं लिख सकते। आप अगर रिसर्च नहीं करोगे तो आप हंसी के पात्र ही बनोगे वहां पे। आपकी किताब नहीं पढ़ी जाएगी, आपको गाली और पड़ेंगी। तो ये गंभीर साहित्य की मजबूरी हो जाती है कि उसे 1 या 2 साल लगाने हैं अपनी किताब में। वहीं पॉपुलर फिक्शन को पता है मेरे रीडर को क्या चाहिए, उसकी स्टोरी दिमाग में है। अब सर कहना कि जो पॉपुलर फिक्शन है वो रिसर्च नहीं करता, कंवल शर्मा जी की ही किताब देख लीजिए। इनकी मेरे पास लेटर्स आते हैं सर रीडर्स के, मैं फॉरवर्ड करता हूँ ऑथर्स को। सर ने कहीं, जैसे एक पिछली किताब में सर ने पौंडीचेरी का एक आइलैंड का डिस्क्रिप्शन दिया था, बिल्कुल एक्यूरेट है सर। पौंडीचेरी से एक शख्स का मेरे पास मेल आया कि सर इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन आपने दिया है, तो सर को विजिट करनी होती है वो जगह, सर को देखना होता है वहाँ पे क्या है, वहाँ का लोकल कल्चर क्या है। मैं ऐसे ही अगर मैं मेरठ की स्टोरी लिख रहा हूँ तो मैं दिल्ली में बैठ के मेरठ की स्टोरी नहीं लिख सकता। मेरे को मेरठ आना पड़ेगा, मेरठ की जनता को समझना पड़ेगा, मेरठ के कल्चर को समझना पड़ेगा, तब जाके मैं पॉपुलर फिक्शन भी लिख पाऊंगा। रिसेंटली भी अगर देखें तो एक सर ने फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर पे एक बदरपुर एरिया पड़ता है, वहाँ का एक डिस्क्रिप्शन दिया था। वहां से रीडर्स के आते हैं मेरे पास मेल्स कि हाँ आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो एग्जैक्ट वही है। कहीं ना कहीं ये चीज भी आपको माननी पड़ेगी कि गंभीर साहित्य जितना एफर्ट डालते हैं पॉपुलर फिक्शन वाले, सरासर ये कह देना कि दोनों एक ज्यादा एफर्ट डालता है दूसरा नहीं डालता, वो गलत रहेगा। और सर एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर डिमांड, अगर कंज्यूमर चाहता है मेरे को गंभीर साहित्य पढ़ना है तो वो बिकेगा। अंत में जो कंज्यूमर डिमांड की बात कही, हमें आपने फिर से एहसास दिला दिया कि हम दरअसल एक बाजारवादी व्यवस्था में बैठे हुए हैं और यहाँ जो नियम चल रहे हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के चलते हैं। इसमें जो माल ज्यादा सप्लाई होगा, ज्यादा अच्छे से सप्लाई होगा, वो ज्यादा बिकेगा। जो जिसकी डिमांड आ जाएगी वो ज्यादा सप्लाई होगा उस माल का। तो ये एक पूरा कैरेक्टर है इस मार्केट का। और इसमें इस मार्केट में जाहिर है कि अगर बड़ी आबादी अनपढ़ लोगों की है, कम पढ़े लिखे लोगों की है, तो वो उसी तरह की चीजें भी डिमांड करेंगे और वो डिमांड उसमें रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हमें स्वीकार करना चाहिए और लोकप्रिय साहित्य लिखने वालों को अपनी दुनिया में खुश रहना चाहिए। उन्हें जो शोहरत मिल रही है, दौलत मिल रही है, और गंभीर साहित्य वालों को इसमें खुश रहना चाहिए कि वो कुछ ऐसा रच रहे हैं जो ज्यादा समाज को फायदा पहुंचा रहा है, दूर तक उनको मानसिक खुराक उपलब्ध करा रहा है और उनके मानसिक विकास में, समाज के मानसिक विकास में योगदान दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।